Hello guys, welcome to my channel Wisdom Classes. Today we will start chapter first of class 8th. आज इसका सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में इसका जो मैंने आपका चैप्टर स्टार्ट कर दिया था उसके आगे मैं आज बता रही हूँ। आपने यदि किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप उसे देखें कि उसका नोट्स भी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे और उसकी वीडियो भी उसमें लिंक में दी गई है। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। कल मैंने आपको मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको जो बता रही हूँ मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में डिफरेंस बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फर्टिलाइज़र इज़ मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो क्या होते हैं आपके मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। मीन्स क्या है कि जो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थों से बने हुए नहीं होते हैं, जिन्हें हम कहाँ पर बनाते हैं फैक्ट्रीज़ में या केमिकल्स के थ्रू बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसका मैन्योर है, मैन्योर क्या होता है हमारा एक नेचुरल सब्सटेंस है जो नेचुरल मीन्स जो प्राकृतिक चीज़ों से में मिलता है। जैसे कि आपका कैटल डंग है, प्लांट रेजिड्यू हैं, कैटल डंग से एंड प्लांट रेजिड्यू से हमें मैन्योर बनाई जाती है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र कहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज़ में। एंड मैन्योर कहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, मैन्योर के लिए कोई फिक्स जगह नहीं होती है। मैन्योर हम सिर्फ कहाँ बना सकते हैं, ओनली जहाँ सोइल होती है, सोइल में ह्यूमस को तैयार किया जाता है। वहीं पे ही क्या होता है कि आप सोइल के अंदर ही जो प्लांट का रेजिड्यू है या एनिमल वेस्ट है उससे हम मैन्योर बना सकते हैं। अब इसका थर्ड पॉइंट है कि फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सोइल। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो सोइल को क्या नहीं प्रोवाइड करते हैं ह्यूमस, बट मैन्योर जो प्रोवाइड करते हैं वो सोइल को बहुत बड़ी मात्रा में क्या देते हैं ह्यूमस देते हैं। ह्यूमस आप सभी जानते हैं क्या होता है ह्यूमस कि व्हाट इज़ ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है कि प्लांट और एनिमल के जो रेजिड्यू से बनता है उसे क्या बोलते हैं ह्यूमस। फोर्थ है हमारा पॉइंट कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो वेरी रिच होते हैं किसमें प्लांट न्यूट्रिएंट में, जैसे कि आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। बट जो मैन्योर हैं, मैन्योर क्या होते हैं वो लेस रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट में, क्योंकि मैन्योर में जो ये नेचुरली बनता है तो इस वजह से इसके अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। बट जो हमें फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनमें एक स्पेशल न्यूट्रिएंट पाया जाता है, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया और पोटाशियम हो गया, ये सब क्या है वो फिक्स क्वांटिटी में उसमें फर्टिलाइज़र्स दिए जाते हैं। अब जैसे नीचे आपको ये डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में देखिए जैसे आपका यूरिया है, यूरिया क्या है आपका कि यूरिया है, जो यूरिया एक फर्टिलाइज़र है और ये क्या काम करता है कि ये हमारे जो सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है उसको फर्टिलिटी को बढ़ाने में काम आता है। नेक्स्ट जैसे आपका है ये अमोनियम सल्फाइड, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, ये सब क्या हमारे फर्टिलाइज़र के एग्जाम्पल हैं जो ये केमिकली बेस होते हैं, केमिकल से बनते हैं और फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। बट इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होते हैं। अब आपके जो आगे हैं प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र। वैसे ये आपका 8th क्लास का जो टॉपिक नहीं है, बट फिर मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं। ये कि प्रॉस दे आर केमिकल रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जो केमिकल्स होते हैं एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट पाया जाता है और ये फार्मर्स की हेल्प करते हैं किस में क्रॉप्स के यील्ड प्रोडक्शन में, कि सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की जो क्रॉप मिले उसको हम क्या बोलते हैं कि प्रॉस बोला जाता है, कि जिसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट पाया जाता है। जैसे व्हीट है, पैडी, मेज़, इन सब क्रॉप्स में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है जिसे हम क्या बोलते हैं प्रॉस। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स। कॉन्स क्या होता है कि दे मेक सॉइल लेस फर्टाइल एंड आल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन। ये क्या करते हैं कि हमारे सॉइल को लेस फर्टाइल कर देते हैं और वाटर पोल्यूशन का कारण भी बनते हैं। तो ये हमारे लिए जो हमारी क्रॉप्स के लिए क्या होते हैं हानिकारक होते हैं। अब जो आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई इज़ मैन्योर बेटर देन फर्टिलाइज़र। तो ये जो क्वेश्चन है कि आपको
इस क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि मैन्योर जो होता है वो बेस्ट क्यों होता है फर्टिलाइज़र से, क्योंकि आप जान चुके हो कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मैन मेड होते हैं और फैक्ट्रीज़ में तैयार किए जाते हैं केमिकल्स के थ्रू। जब कोई चीज़ केमिकल से बन रही है तो वो हमारे लिए एक तरह से क्या हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है, और जो हमें नेचर से मिल रही है वो हमारे लिए क्या हो जाती है, यूज़फुल हो जाती है। तो इसी बेस को हम लेते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब देखिए, ऑर्गेनिक मैटर इज़ बेटर देन फर्टिलाइज़र बिकॉज क्यों, क्योंकि इट ऐड, जो हमारा मैन्योर होता है वो हमारी सॉइल को क्या प्रोवाइड कराता है, ह्यूमस, और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ा देता है एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी ये इंक्रीज़ करता है। सेकंड है इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, हमारी जो सॉइल की टेक्सचर भी इससे क्या हो जाती है, इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये हमारी सॉइल को पोरस करता है। मीन्स पोरस का मतलब क्या होता है कि हमारी सॉइल को छिद्रयुक्त कर देता है। क्यों छिद्रयुक्त होने का फ़ायदा क्या होता है कि उससे इजीली गैसेस से एक्सचेंज हो पाता है, कि O2 और C2 इजीली क्या होती हैं, उसके इजीली पास हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, कि ये क्या काम करता है कि जो जब हमारी सॉइल पोरस हो जाती है तो माइक्रोब्स भी इजीली उसके अंदर क्या कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स भी फार्मर्स फ्रेंड होते हैं। जैसे अर्थवॉर्म को फार्मर फ्रेंड बोला जाता है। तो क्यों होते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट को बनाए रखते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अब मैंने आपको जो क्रॉप प्रोटेक्शन बताया था उसका एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। देखिए, इन नॉर्थ इंडिया में फार्मर्स यूज टू ग्रो लिग्यूम्स, जो क्रॉप रोटेशन होता है, आपको पता है कि क्रॉप रोटेशन क्यों किया जाता है, सोइल की फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए। सोइल में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है उन न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखने के लिए क्या यूज मेथड करते हैं हम, क्रॉप रोटेशन। इसमें जो है नॉर्थ इंडिया के जो पीपल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं कि वो वन सीज़न में लिग्यूम्स प्लांट लगाते हैं और नेक्स्ट सीजन में वो दूसरा प्लांट लगाते हैं, जैसे लाइक व्हीट। तो इससे जो सोइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, सोइल के अंदर नाइट्रोजन की जो रिप्लेंसेस हो जाती है उस रिप्लेंसेस को पूरा किया जाता है लिग्यूम्स के द्वारा। इस तरह से वो सोइल की फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। अब जैसे ये है कि रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूम्स प्लांट हैव राइजोबियम बैक्टीरिया, जो हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहता है, जिस सोइल में नाइट्रोजन की कमी होती है लिग्यूमिनस प्लांट वहाँ उगते हैं, उनकी रूट नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया पाया रहता है। इस बैक्टीरिया का क्या काम होता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके सोलेबल फॉर्म में चेंज करके प्लांट्स के लिए यूज़फुल बनाता है, जिससे उसकी रूट इजीली उसको एब्जॉर्ब कर पाती हैं। तो इस तरह से वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। अब ये जो टॉपिक था जो आपके 7 क्रॉप के प्रैक्टिसेस चल रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है हमारा, सिंचाई। सिंचाई आपको पता है जितने भी प्लांट्स हम ग्रो करते हैं उन सबको किसकी ज़रूरत होती है, पानी की। बिना पानी के वी कांट पॉसिबल लाइफ, बिकॉज आपको पता है ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड्स ऑन वाटर। तो सभी को जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको किसकी ज़रूरत होती है, पानी की। अब आपके सामने इसीलिए क्वेश्चन आता है कि वाई इज़ इरिगेशन नेसेसरी, कि इरिगेशन नेसेसरी क्यों होता है। तो ऑल प्लांट्स डिपेंड होते हैं किस पर, वाटर पर, क्योंकि आपको पता है जो जितने भी प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं और उसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, पानी की। तो पानी के थ्रू वो अपना खाना बना पाते हैं। अब जो है आपका कि इरिगेशन के जो मेथड्स हैं वो किस तरह से डिपेंड करते हैं, किस तरह से उनको इरिगेट किया जाता है। तो ये किस पर डिपेंड होता है कि जैसे कि आपके पास पहले तो ये देखना होता है कि जो आपने क्रॉप की वैरायटी ली है वो क्या है, कि उसे ज़्यादा पानी चाहिए या कम पानी चाहिए, ये डिपेंड होता है। दूसरा टाइप ऑफ सोइल, सोइल का टाइप किस तरह का है, कि सोइल होल्डिंग कर रही है वाटर को या नहीं कर रही है, ये भी डिपेंड करता है हमारे सोइल पर। नेक्स्ट है हमारा सीज़न, कि समर सीज़न है या आपका विंटर सीज़न है,
आपको पता है कि समर सीजन में वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या है, उनको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो कुछ प्लांट्स आपको पता है कि कुछ प्लांट्स सर्दी में ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट्स समर में ग्रो करते हैं। तो इस वजह से जो पानी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वे ग्रो करते हैं। इस जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्रॉप्स 2 टाइप्स की होती हैं, राबी क्रॉप्स और खारी क्रॉप, वो भी क्या आपकी सीजन के ऊपर ही डिपेंड होती हैं। अब इरिगेशन इज़ एसेंशियल। इरिगेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्लांट्स कंटेन 90% वाटर, कि प्लांट्स के अंदर क्या पाया जाता है, 90% वाटर पाया जाता है, जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। जब जो रूट्स होती हैं वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, तो उसके थ्रू मिनरल्स भी और फर्टिलाइजर्स भी रूट्स में एंटर करते हैं। इसी तरह से जर्मिनेशन ऑफ सीड पॉसिबल हो पाता है। जहाँ पर पानी की कमी होती है या प्लांट्स को पानी नहीं मिल पाता है, वहाँ के सीड जल्दी से ग्रो नहीं होते हैं, जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्लांट्स को और सीड को ग्रो करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, पानी की। तो इस प्रकार पानी एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है प्लांट्स को ग्रो करने में। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट से डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं। वो किस वजह से जाते हैं कि आपको पता है कि फूड जो पानी है वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है। जाइलम और फ्लोएम 2 टिश्यू होते हैं। जाइलम क्या काम करता है, रूट से पानी को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाता है। और जो आपका फ्लोएम होता है, जब फूड लीफ के अंदर बन जाता है, उस फूड को पूरे प्लांट्स में डिवाइड मतलब उसमें भेजता है। उसके बाद आपका वाटर आल्सो प्रोटेक्ट क्रॉप्स। वाटर हमारी क्रॉप्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, फ्रोस्ट से एंड हॉट एयर करंट से। जब गर्म हवाएं चलती हैं उससे भी वाटर क्या हमारे प्लांट्स को बचाता है। वाटर हमारे प्लांट्स को बचाता है। उसके बाद जो गर्मी की वजह से जो प्लांट मुरझा जाते हैं उनको भी सही रखता है। अब हमारा जो है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की क्या क्या स्रोत है जिससे हम इरिगेशन कर सकते हैं। जो ये सोर्सेज आपको दिखाए जा रहे हैं ये ट्रेडिशनल मेथड हैं। जैसे कि आपका पहले जो सिंचाई होती थी वो किस तरह से होती थी, या तो ट्यूबवेल के द्वारा होती थी या वेल्स के द्वारा होती थी, तो पानी इनसे खेतों में एक साथ पहुंचता था। अब जो आपके जो न्यू मेथड्स आ गए हैं उन मेथड से हैं कि जैसे आपका जो पहले के सिस्टम होते कि ये पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब क्या है, हमारे ट्रेडिशनल मेथड हैं। बट आजकल जो है न्यू मेथड सामने आ गए हैं कि आपका जो प्लांट को पानी दिया जाता है वो किस तरह से देते हैं। ये जैसे पहले तो डैम्स के थ्रू भी पानी दे दिया जाता था, अब भी डैम्स के थ्रू हम जो खेतों में पानी देते हैं। लेकिन इसके लिए और भी मेथड है, जैसे आपका स्प्रिंकल मेथड है, ड्रिप इरिगेशन मेथड है। ये सब मेथड हैं जो हम अब आपको आगे बताएंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल मेथड क्या क्या थे हमारे इरिगेशन के। ट्रेडिशनल मेथड कैन बी 2 टाइप्स। क्या थे, 2 टाइप्स के थे, हो सकते हैं कि जैसे कि फर्स्ट था कि ह्यूमन के द्वारा, कि या तो जो कैटल होते थे या ह्यूमन क्या करता था, पानी की सप्लाई करता था, पानी को भेजता था। लेकिन ये क्या था, बहुत ही चीप था और लेस एफिशिएंट था। पूरे प्लांट्स को इजीली पानी नहीं मिल पाता था और इसमें पानी जो हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता था और मेहनत भी ज़्यादा होती थी। तो ये मेथड ज़्यादा यूज़फुल नहीं था। लेकिन अब जो है जैसे ये आपका मोट पुल्ले सिस्टम है, चेन पंप है, ये सब क्या हमारे ट्रेडिशनल मेथड थे। ढेकली, राहत, ये जो चारों सिस्टम हैं कि आपसे पूछा जाता है कि 4 टाइप्स के इरिगेशन बताओ जो ट्रेडिशनल थे, तो आप इसमें इन चारों के नाम बता सकते हैं। अब मैं आपको जो बताऊंगी मॉडर्न मेथड के बारे में। ट्रेडिशनल मेथड जो हैं ज़्यादा यूज़फुल नहीं थे, क्योंकि इनको करने के लिए हमें एक्स्ट्रा क्या जो चीज़ें यूज़ होती थी वो क्या थी, काफ़ी महंगी थी। उनको ईज़िली फार्मर्स यूज़ नहीं कर पाते थे, क्योंकि डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा पंप्स को पावर्ड करना पड़ता था। और जो सोलर एनर्जी है ये आप सभी जानते हैं, ये एक अच्छा वे है एनर्जी के लिए, बट ये क्या है, फार्मर्स के लिए भी अभी थोड़ा महंगा है। तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये उनके लिए थोड़ा सस्ता हो जाए, बट अभी क्या है, उनके लिए थोड़ा महंगा पड़ता है, कॉस्टली हो जाता है। इसलिए ये ट्रेडिशनल मेथड ज़्यादा यूज़फुल नहीं था। अब हमारे सामने क्या है, मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड इरिगेशन के क्या क्या हैं, 2 ही मेथड्स हैं, स्प्रिंकल मेथड एंड कौन सा मेथड है, ड्रिप इरिगेशन मेथड। अब मैं आपको पहले
स्प्रिंकल मेथड के बारे में बताऊंगी। जो स्प्रिंकल मेथड है इसमें आप देख रहे हैं कि वाटर कैसे गिरता है प्लांट्स के ऊपर, स्प्रिंकल्स के रूप में। जैसे एक फुव्वारे से पानी निकलता है उस तरह से पानी पूरे प्लांट्स को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि पानी की वेस्टेज कम होती है और पूरे प्लांट्स को पानी इजीली मिल जाता है। तो ये स्प्रिंकल मेथड सही है, बट इस मेथड में क्या कमी होती है कि जो पानी है प्लांट्स के ऊपर गिरता है, गिरने के बाद आप जानते हैं कि पानी क्या होता रहता है, इवापोरेट होता रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं पानी इवापोरेट होता है जिससे प्लांट्स को पानी की कमी हो जाती है। इसलिए इससे ज़्यादा जो बेस्ट मेथड है वो हमारा कौन सा है, ड्रिप इरिगेशन मेथड। स्प्रिंकल मेथड में जो है कि इसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं, वो मेथड है कि जहाँ पे लैंड आपकी अनइवन होती है, जो हमारी सरफेस है वो अनइवन है, नेस्ट की सफिशिएंट वाटर नॉट अवेलेबल, कि हमारा सफिशिएंट वाटर प्लांट्स को नहीं मिलता है, वहाँ पर हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इट हैज़ परपेंडिकुलर पाइप्स। इसमें क्या परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं रोटेटिंग नोजल्स के साथ, कि रोटेटिंग नोजल्स होती हैं ऑन टॉप। जब ये टॉप पर नोजल्स होती हैं, जब हम वाटर की सप्लाई करते हैं, वाटर की सप्लाई के साथ जैसे ही ये नोजल्स रोटेट होनी शुरू हो जाती है तो प्लांट्स को पानी, सारे प्लांट्स को पानी स्प्रिंकल के रूप में गिरने लगता है। इस तरह ऑल क्रॉप को पानी मिल जाता है, जैसे एक रेन के रूप में पानी इनके ऊपर गिरता है। तो ऑफन यूज्ड इन वाटरिंग, कि ये प्राय हम कहाँ पर यूज करते हैं और करते भी हैं, लॉन्स में एंड कॉफ़ी प्लांटेशन में। लॉन में किया जाता है, कॉफ़ी प्लांटेशन में। यह देखने में बहुत सुंदर लगता है, इसलिए लॉन में हम इसको फुव्वारे के रूप में अपने घरों में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा ड्रिप मेथड। ड्रिप मेथड में क्या होता है कि पानी ड्रॉप वाइज गिरता है प्लांट्स में। तो वो कैसे गिरता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, ड्रिप सिस्टम, मतलब ड्रिप के रूप में पानी दिया जाता है। तो ये मेथड जो है हमारा बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसमें पानी की कोई वेस्टेज नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, क्योंकि पानी इवापोरेट होने का कोई चांस नहीं है। पानी सीधा कहाँ जाता है, इसकी रूट्स में जाता है। अब देखो आप इसका डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम में क्या है कि इसमें जो प्लांट्स के साथ साथ इसमें क्या होता है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब क्या है, पाइप डले हुए हैं। पाइप से क्या निकला हुआ होता है कि साइड में दोनों तरफ क्या निकाल देते हैं, पाइप्स निकाल देते हैं। और ये जो पाइप्स होते हैं सीधे किस में गिरते हैं, कि प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट्स की रूट होती हैं, रूट के जस्ट पास में होते हैं, जिससे प्लांट जब पानी की सप्लाई होती है तो पानी कहाँ पहुंचता है, इसकी रूट्स में पहुंचता है। इससे पानी इवापोरेट नहीं हो पाता है और सारे प्लांट्स की जड़ों को पानी मिल जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पौधों को पानी किससे मिलता है, रूट से मिलता है। रूट्स जब पानी को लेते हैं किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू वो करती हैं और पूरे प्लांट्स को सप्लाई करती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो ये मेथड है बेस्ट है फॉर प्लेसेस वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, कि जहाँ पर वाटर की कमी होती है वहाँ पर ये मेथड क्या होता है, यूज़फुल होता है। और इसमें पानी ड्रॉप वाइज गिरता है, इसलिए वाटर की कोई वेस्टेज भी नहीं होती है और डायरेक्ट सारी क्रॉप्स की रूट को पानी मिल जाता है। अब ऑफन यूज इन वाटरिंग, इस मेथड को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, गार्डन्स में, फ्रूट प्लांट में, ट्रीज़ में इस मेथड को यूज़ किया जा सकता है। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि हाउ डज ओवर इरिगेशन हार्मफुल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, कि ओवर इरिगेशन यदि प्लांट्स को, क्रॉप को हो जाए तो ये हमारे लिए हार्मफुल क्यों होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं यदि पानी कहीं भी इकट्ठा हो जाता है, कहीं भी एक्यूमुलेट हो जाता है तो वहाँ पर उन चीज़ों को गला देता है। इसीलिए जो वाटर जब जड़ों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो ये हमारी पूरी की पूरी क्रॉप को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। इसलिए अनलिमिटेड या इरेगुलर इरिगेशन जब हम करते हैं तो इससे हमारी क्रॉप्स क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और वाटर लॉक्ड फील्ड में क्या होता है, क्रॉप्स पूरी नष्ट होने के साथ साथ जितने भी हमने पहले की जो प्रैक्टिसेस की हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। सेकंड है कि सीड डू नॉट जर्मिनेट, सीड्स जो है हमारे जर्मिनेट प्रॉपर्ली रूप से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब पानी भर जाता है तो जो प्लांट्स की रूट हैं वो इजीली रेस्पायर नहीं कर पाती हैं, वो सांस नहीं ले पाती हैं। इस वजह से हमारी ग्रोथ ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट है रूट्स डू नॉट ग्रो प्रॉपर्ली ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सोइल एरिएशन। जैसे मैंने भी आपको बताया
कि रूट्स ग्रो नहीं कर पाती हैं क्योंकि सोइल एरिएशन की कमी हो जाती है, गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। इस वजह से जो रूट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, रोट होनी शुरू हो जाती हैं। वाटर इवापोरेट्स मोर, और वाटर ज़्यादा इवापोरेट होता है जिससे कि जो साल्ट का एक्यूमुलेशन होता है वो किसको, विच लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट, वो किसको रास्ता दिखाती है, एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट। एक्यूमुलेशन का मीनिंग क्या होता है कि मतलब साल्ट का इकट्ठा होना, जो हमारे सोइल की फर्टिलिटी को भी क्या कर देता है, धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू कर देता है। रूट्स डू नॉट गो डीप इन सोइल, अब जो रूट्स हैं वो सोइल में डीप तक नहीं जा पाती हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है, सोइल से वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। सो रूट्स आर आल्सो अनेबल टू एंकर द प्लांट्स प्रॉपरली एंड द क्रॉप कैन ईजीली गेट डैमेज बाय स्ट्रॉन्ग विंड, और क्रॉप्स क्या है, ईजीली क्या हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स के द्वारा डैमेज हो जाती हैं। अब नाउ वी रीड प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, कि हमें अपने प्लांट्स को किससे बचाना है, वीड से। तो आपके क्वेश्चन सामने आता है कि व्हाट इज़ वीड। फर्स्ट पहले कि वीड क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो डेट ग्रोन नेचुरली, अपने आप ग्रो कर जाते हैं इन आवर फील्ड में, उसे क्या बोलते हैं हम, वीड्स। सो रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, तो इनको हमें रिमूव करना पड़ता है। और रिमूव करना क्यों पड़ता है, रिमूवल के लिए हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो वीड्स होते हैं वो हमारी क्रॉप को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि वीड्स को ग्रो करने के लिए स्पेस भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो ये सब क्या है, ये हमारे प्लांट्स को चाहिए। तो जब वीड्स इन सब चीज़ों को ले लेते हैं तो प्लांट्स को पूरी प्रॉपर मात्रा में ये नहीं मिल पाते हैं। तो वीड्स कंप्लीट विद क्रॉप्स, तो वीड्स किसको कंप्लीट पूरा ख़त्म कर देते हैं, क्रॉप्स के लिए स्पेस भी ख़त्म कर देते हैं, लाइट भी, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इन सब की चीज़ों की कमी हो जाती है, इसलिए इनको रिमूव करना पड़ता है। एंड दे में इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, ये और किस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हार्वेस्टिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एंड एनिमल और ह्यूमन बींग्स के लिए भी पॉइजनस हो सकते हैं। हाउ डू फार्मर्स रिमूव वीड्स, फार्मर्स रिमूव कैसे करते हैं वीड्स को, फार्मर्स जो रिमूव करते हैं टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स, कि फार्मर्स रिमूव वीड्स बाय, फर्स्ट है कि आपका टिलिंग मीन्स कि बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स को सोन करने से पहले वो टिलिंग करते हैं, जिससे कि जो रूट्स के अंदर वीड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके किल हो जाते हैं। सेकेंड है मैनुअली कैसे करते हैं, कि मैनुअली रिमूव दैम यूजिंग खुरपी, जो खुरपा होता है उससे जो रूट्स होती हैं, रूट्स के आसपास वो खोदते हैं, उसे डिग करते हैं और कट कर देते हैं उसको, ग्राउंड को कट दैम क्लोज टू द ग्राउंड, जिससे कि हमारे वीड्स इजीली क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। फिर जब हमारी प्लांट्स जो हार्वेस्ट होने वाली थी तो यदि उसमें वीड्स लग जाते हैं तो उन वीड्स को रिमूव करने के लिए अब फार्मर्स क्या यूज करते हैं, वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स क्या होते हैं, ये केमिकल होते हैं जो हमारी क्रॉप्स के लिए भी हानिकारक होते हैं, बट ये वीड्स को रिमूव करने के लिए हमें यूज करने पड़ते हैं। जैसे आपका 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ये जो दोनों नाम मैंने आपको बताए हैं ये आपको लर्न करने हैं, क्योंकि कई बार दो नाम आ जाते हैं लिखने के लिए कि 2 वीडिसाइड्स के नाम बताओ। व्हाट शुड फार्मर्स कीप इन माइंड वाइल यूजिंग वीडिसाइड्स, फार्मर्स जब वीडिसाइड्स करता है तो उसे अपने माइंड में क्या बातें रखनी चाहिए या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो फर्स्ट है कि जब बेस्ट टाइम टू रिमूव वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड, जब वीडिसाइड उन्हें अप्लाई करना हो तो उन्हें तब करना चाहिए जब फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस ना हुए हों, उससे पहले ही वीडिसाइड्स का यूज़ हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है जो वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर, जब हम वीडिसाइड्स को वाटर के साथ डालते हैं अपने खेतों में, फील्ड में डालते हैं, तो फार्मर्स को पुट करना चाहिए एक क्लॉथ ऑन माउथ पर क्या रख लेना चाहिए, एक कपड़े से अपने मुंह को कवर कर लेना चाहिए, जिससे कि जो उसके केमिकल्स हैं उनकी सांस के साथ उनकी बॉडी के अंदर ना जाएं।
अब हमारा जो लास्ट सेकंड स्टेप है वो क्या है हमारा हार्वेस्टिंग। जब हार्वेस्टिंग मतलब जब हमारी फसल पक कर तैयार हो जाती है उसे क्या बोलते हैं हार्वेस्टिंग। मीन्स फसल पक गई है, अब उसको हमें क्या करना है काटना है। तो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर होने के बाद फसल को काटना उसे क्या बोला जाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जो होती है आपको पता है कि हार्वेस्टिंग क्रॉप्स यूजुअली कितने टाइम की होती है 3, 4, 5 मंथ्स की होती है। तो मैच्योर होने पर इसको ईजिली हम क्या करते हैं काट लेते हैं। हार्वेस्टिंग है जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमारी खारिफ क्रॉप थी। खारिफ क्रॉप कौन सी होती है विंटर क्रॉप्स, जो आपको अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च तक हमने काटनी होती हैं। तो इनका एक पीरियड होता है हर क्रॉप का। सो कुछ फसल के त्यौहार हमारे इंडिया में मनाए जाते हैं, जैसे कि आपका है पोंगल है, बैसाखी है, होली है, बिहू है। ये सब जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो सब क्या है हमारे फसल पकने पर ही ये त्यौहार मनाए जाते हैं। तो हार्वेस्टिंग कैन बी डन मैनुअली या बाय मशीन। हार्वेस्टिंग जो हम करते हैं मैनुअली भी कर सकते हैं और मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। मैनुअली कैसे क्या यूज करते हैं सिकल, और मशीन कौन सी यूज करते हैं हार्वेस्टर। ये दोनों ये जो आपकी मशीनें हैं पहले क्या यूज कर देते थे सिकल, लेकिन अब क्या यूज करने लगे हैं हार्वेस्टर क्यों यूज करते हैं क्योंकि ये कम टाइम में लेता है और कम टाइम में हमारा काम जल्दी हो जाता है। अब जो ये मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग का, इसमें देखिए हार्वेस्टिंग में क्या हो रहा है कि हमारी फसल पककर तैयार हो गई है। फसल जब पक जाती है उसे काटना, तो ये कौन सा प्रोसेस था हमारा हार्वेस्टिंग का। अब हमने जब फसल को काट लिया है, काटने के बाद थ्रेसिंग का प्रोसेस किया जाता है। थ्रेसिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे क्रॉप्स हैं या सीरियल्स हैं उनकी स्टाल्क में क्या लगे होते हैं हमारे क्रॉप्स लगे हुए होते हैं। इन क्रॉप्स से सीड्स को अलग करना क्या कहलाता है थ्रेसिंग का प्रोसेस कहलाता है। अब है जो आपके सामने विनोइंग क्या होता है कि जब आपने थ्रेसिंग का प्रोसेस किया तो उसमें आपके स्टॉल के साथ साथ आपके सीरियल्स भी होते हैं। उन सीरियल्स को उनके हस्क और जो चाफ होता है उसको अलग करना क्या प्रोसेस होता है विनोइंग। ये किसके द्वारा पॉसिबल होता है विंड की हेल्प से होता है। विंड की हेल्प से क्या होता है कि जो हमारे भारी पार्टिकल्स होते हैं मीन्स हमारे सीरियल्स वो एक जगह गिरते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं दूर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो यह प्रोसेस किसकी वजह से होता है हमारे विंड की वजह से हो पाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग सेपरेटिंग chaff फ्रॉम ग्रेन कैन बी डन थ्रू थ्रेसिंग एंड विनोइंग। हार्वेस्टिंग के बाद कौन कौन से प्रोसेस किए गए हमने थ्रेसिंग का किया और विनोइंग का किया। तो थ्रेसिंग में हमने किसको सेपरेट किया चाफ फ्रॉम ग्रेन से चाफ को अलग किया बाय बीटिंग द क्रॉप को पीट कर या स्टोन के ऊपर पीटते हैं। उसके बाद आफ्टर थ्रेसिंग विनोइंग इनके बाद हम सेपरेट करते हैं हस्क फ्रॉम द सीड से बाय ब्लोइंग एयर, उसे हम क्या बोलते हैं विनोइंग में क्या है कि आफ्टर जब हमने थ्रेसिंग कर ली उसके बाद विनोइंग का प्रोसेस किया। विनोइंग में मैंने जैसे आपको बताया कि लाइटर जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर गिरते हैं, हैवी पार्टिकल्स नीचे गिर जाते हैं। इस तरह से उन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक मशीन भी यूज करते हैं आजकल। जो मशीन उस मशीन का नाम क्या है कंबाइन क्या करता है एक हार्वेस्टर की तरह काम करता है जिसमें थ्रेसर भी होता है और आपका विनोइंग का प्रोसेस की उसके अंदर हो जाता है। लास्ट जो पॉइंट है आपका स्टोरेज क्या है कि स्टोरेज आपका जो आपने फसल को काट लिया है अपनी क्रॉप को काटा, अब उसको हमें पूरे ईयर के लिए सेव करके रखना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टोरेज। तो हाउ आर ग्रेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी। कैसे ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं पेस्ट से बैक्टीरिया से और फंगी से। तो इनको हम क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं ग्रेनीज में। एंड ग्रेन्स जो होते हैं वो ड्राइड किए जाते हैं पहले सन में और जिससे कि उनका मॉइस्चर रिमूव हो जाए। एंड स्मॉल स्केल पर ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन जूट बैग। छोटे स्केल पर तो हम जूट के बैग में भी भर के रख सकते हैं, लेकिन बड़े स्केल पर हम उनको सिलोस के अंदर रखते हैं या ग्रेनीज में रखा जाता है। ड्राइड घरों में हम जब गेहूं को या मक्का को रखते हैं तो उसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं ड्राइड नीम की लीव्स क्या हैं बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को लगने से रोकती हैं।
एंड बिग गोदान केमिकल ट्रीटमेंट आर डन टू प्रोटेक्ट द लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन। जो गोदान होते हैं, गोदाम आपने सुने होंगे, वहाँ पर हमारे सीरियल्स को रखा जाता है पूरे ईयर की सप्लाई करने के लिए, जिससे कि प्रोटेक्ट हो सके हमारे ग्रेन्स लार्ज क्वांटिटीज़ में। अब व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। फर्स्ट है ग्रेन शुड बी ड्राइड, सबसे पहले ग्रेन हमारा कैसा होना चाहिए, ड्राइड होना चाहिए। दूसरा कि दे शुड बी स्टोर्ड इन कम्प्लीटली ड्राई गनी बैग्स, हम जिसमें स्टोर करके रख रहे हैं वो हमारा जो बैग है वो कैसा होना चाहिए, पूर्ण रूप से ड्राई होना चाहिए। द बैग शुड बी केप्ट इन ए प्लेस वेयर इज़ कम्प्लीटली मॉइस्चर फ्री, इस बैग को जहाँ रखना है वहाँ पर वो एरिया कैसा होना चाहिए आपका, मॉइस्चर फ्री, वहाँ पे कोई भी मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। स्टोरेज एरियाज शुड बी वेल वेंटिलेटेड, जहाँ पे स्टोरेज किया गया है सीरियल्स का, क्रॉप्स का, वो एरिया कैसा होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। इन लार्जर गोडाउन्स केयर शुड बी टेकन दैट केमिकल्स यूज टू रिपेल टू किल इंसेक्ट एंड दैट डू नॉट कॉन्टामिनेट फूड ग्रेन्स। जो लार्ज गोदाम होते हैं वहाँ पर जो केयर की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है, केमिकल्स के थ्रू, लेकिन ये केमिकल्स के होते हैं हमारे सीरियल्स को कोई हार्म नहीं करते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, अब आप जानते हैं हमने जो फूड पढ़े वो किसके पढ़े थे, हमने पढ़ा प्लांट्स के बारे में, लेकिन कुछ फूड ऐसे भी हैं जो हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमें फूड किस से मिलता है, एनिमल से मिलता है और प्लांट से मिलता है। प्लांट जो है मेन पार्ट है फूड को प्रोवाइड कराने का, लेकिन एनिमल भी अपना एक स्पेशल रोल रखते हैं। अब वहन एनिमल, जब हम एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं लार्ज स्केल पर, उसे क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। मीन्स कि एनिमल्स, आपको एनिमल जैसे काऊ है, बुफेलोज है, कैमल है, ये सब क्या है कि कहीं ना कहीं ये हमको फूड के रूप में कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं। सो इनको रेयरिंग करना लार्ज स्केल पर, उसके लिए हमें इसे क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। अब है नेक्स्ट पॉइंट आपका ब्रीडिंग। ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग मीन्स मैटिंग एनिमल्स विद सुपीरियर कैरेक्टर टू क्रिएट ए न्यू ब्रीड। मीन्स ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जो ऑफ स्प्रिंग्स, न्यू ऑफ स्प्रिंग्स आ रही हैं उनकी बेस्ट क्वालिटी की ब्रीडिंग हो। जो ब्रीडिंग है कि जो हमारे एनिमल्स हैं उनसे बेस्ट टाइप की हमें ब्रीड मिले, उस प्रोसेस को करना, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग। ब्रीडिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स की थी, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। सो ये यहाँ पर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको इस चैप्टर की, यदि आपने किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें, फिर सेकंड वीडियो देखें, तब आपको पूरा चैप्टर समझ आएगा। तो थैंक्स, एंड जो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट योर डाउट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर विजडम क्लासेस। और जो इसके नोट्स आपको PDF हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक्स।